हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं जीवाणुओं के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिनमें मैंने आपको जीवाणुओं के बारे में समझाया था, पूरी डिटेल से समझाया था कि जीवाणु जो है वो किस प्रकार से वर्क करते हैं और कौन कौन से वैज्ञानिक थे जीवाणुओं की खोज के बारे में जिन्होंने योगदान दिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवाणुओं का जो हमारे आर्थिक जीवन पे महत्व है, इसको हम देखेंगे और किस प्रकार से जो हमारा आर्थिक जीवन है उसको प्रभावित करने में जीवाणुओं की बहुत ही अहम भूमिका रहती है। जीवाणु के बारे में दोस्तों कल हमने बात करी, उसमें देखिए मैंने आपको समझाया है जीवाणु जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। जहाँ पे भी आप एक कार्बनिक पदार्थ को देखेंगे वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक जीवाणु मिलेगा। जब मैंने आपको वैज्ञानिकों के बारे में बताया उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि हर जगह जीवाणु हैं। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणुओं को सबसे पहले कहाँ देखा गया था, पानी के अंदर, यानी कि पानी इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है और वहाँ पे भी जीवाणु थे। वहाँ पे भी क्या थे, जीवाणु थे। इसी प्रकार से जीवाणु जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं और इसी प्रकार ये हमारे आर्थिक जीवन पे महत्व रखते हैं। जीवाणु हमारी क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कई प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया मनुष्य के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं, वहीं कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हानि पहुंचाने का काम करते हैं। जीवाणुओं के इस टॉपिक में आज मैं आपको जीवाणुओं के लाभ के बारे में बताने वाला हूं, जीवाणुओं से होने वाली हानि के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है जिस टॉपिक में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जीवाणुओं के लाभ के बारे में। अपने इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कृषि, और कृषि तभी बेहतर होगी जब क्या होगा, भूमि की उर्वरता अधिक होगी। और इस भूमि की उर्वरता को अधिक बढ़ाने का जो काम करते हैं वो जीवाणु करते हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है यहाँ पर। जैसे हम दलहनी फसलों की अगर बात करें, दलहनी फसल जो भी होती हैं, मटर, अरहर, जो भी ये सब दलहनी फसलें होती हैं, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये जीवाणु होता है, मतलब एक बैक्टीरिया है जैसे कि मैंने अभी बोला, और ये जीवाणु होता है। जीवाणु क्या करता है, ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है और क्या करता है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट में बदल देता है। किसमें, नाइट्रेट में। जब हम हानि की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें कई सारे ऐसे जीवाणु देखने को मिलेंगे जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देंगे, जहाँ से भूमि की उर्वरता घटने लगेगी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फायदा। तो फायदा क्या हो रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल रहा है। यहाँ पर जो भी आप देखेंगे भूमि में क्या होता है, पत्ते गिर जाते हैं, सड़ी गड़ी चीज़ जो होती है वो पड़ी रहती है मिट्टी पे, और ये क्या होती है, सड़ने लगती है। सड़ने के बाद क्या होती है, गल जाती है। गलने के बाद क्या होती है, मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी में मिलते ही क्या बन जाते हैं, एक सरल यौगिक में बदल जाते हैं। जब कोई भी मृत पदार्थ हो गया, सड़ा गला पदार्थ होता है, मृत पदार्थ है, वो क्या करता है, इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया में बदल जाता है, और अमोनिया मृदा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, यहीं पर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में भी यही बदल देते हैं बैक्टीरिया। दूसरे फायदे की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर दूसरा फायदा है दूध का दही में परिवर्तन होना। तो आपने अगर एग्ज़ाम दिया है अभी तक, और जो लोग नहीं एग्ज़ाम दिए हैं, तो देखिए इस चीज़ को तो आपको 101% याद ही करना है कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो आंसर हो गया इसका लैक्टोबैसिलस। दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को किण्वन करके उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। इसी कारण से क्या करता है, जो लैक्टिक अम्ल जब बनने लगता है तो दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है केसीन प्रोटीन। क्या नाम होता है, केसीन प्रोटीन। और ये जो केसीन प्रोटीन होता है ये इकट्ठा होने लगता है। क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होने लगता है तो क्या होता है, जो दूध होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। दूध गाढ़ा होना शुरू होता है क्योंकि लैक्टोबैसिलस जीवाणु यहाँ पर काम कर रहा है, उसने लैक्टिक अम्ल को बनाना शुरू कर दिया
फर्टिलाइजेशन के द्वारा, किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा, ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी और यहाँ पर केसीन प्रोटीन इकट्ठा होना शुरू हो गया। और केसीन प्रोटीन जब इकट्ठा हुआ तो क्या हो गया, दूध से दही जम गया। आपने पनीर देखा होगा, ठीक है, पनीर भी क्या होता है, दूध में जो केसीन प्रोटीन होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पनीर भी इसी कारण से बन जाता है, दूध से। समझ में आ गई बात आपको। अब यहाँ पर देखिए तीसरे अगर फ़ायदे की बात करें तो तीसरा फ़ायदा है चाय कॉफ़ी का उपचार करने में। चाय कॉफ़ी जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो उसकी पत्तियों से मिलती है, आपको पता होगा, इसमें तम्बाकू भी ऐड कर देंगे, चाय कॉफ़ी तम्बाकू कह सकते हैं। चाय कॉफ़ी या तम्बाकू, इनकी जो पत्ती होती है इनका यूज़ होता है। और कुछ जीवाणु जो होते हैं जिसका मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, बैसिलस मेगाथीरियम, ये जीवाणु है जो इनकी पत्तियों पर पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, पत्तियों पर। चाय हो गया, तम्बाकू हो गया या कॉफ़ी, ये सब पत्ती वाले हैं, इनकी पत्तियों पे पाया जाता है। और यहाँ पे भी कौन सी प्रक्रिया, और ये किण्वन की प्रक्रिया करता है ये, जिसके कारण उनकी पत्तियों में सुगंध आना शुरू हो जाती है और स्वाद उत्पन्न हो जाता है। जो भी मतलब जो भी कड़वाहट होती है उसको ये कम करने का काम करता है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्वाद और सुगंध हमको महसूस होती है। जब हम बात करते हैं कोको की, तो कोको से क्या मिलता है, चॉकलेट मिलता है। चॉकलेट का स्वाद बैक्टीरिया के कारण ही क्या होता है, हमें अच्छा लगता है। जो चॉकलेट आपने खाते हैं ना, तो देखिए चॉकलेट मीठी नहीं होती, चॉकलेट में मिठास ऐड की जाती है, ठीक है। चॉकलेट का स्वाद किसके कारण हमें चॉकलेट जैसा लगता है, किण्वन के द्वारा। किण्वन की प्रक्रिया होती है, बैक्टीरिया किण्वन की प्रक्रिया करते हैं, जिसके कारण कोको में चॉकलेट जैसा स्वाद आता है। आगे यहाँ पर चौथे फायदे की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सिरका, आपने सुना होगा, बहुत ही दैनिक जीवन में बहुत ही इसका उपयोग होता है। सिरका हो गया, या इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। इसको बनाने में बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल होता है। सिरके का निर्माण माइकोडर्मा नामक जीवाणु के द्वारा, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं जैविक खाद्य उत्पादन में, तो कृषि अपशिष्ट, गोबर या अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खाद में परिवर्तन जो होता है ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो जैविक खाद में आपने देखा होगा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो भी यूजलेस चीज़ें होती हैं, केला का छिलका, संतरों का छिलका, किसी भी फल का छिलका हो गया, गोबर या अन्य अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो भी ह्यूमंस के द्वारा या किसी और जानवर के द्वारा निकाले गए होते हैं, उनका यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और इससे हम क्या बनाते हैं, जैविक खाद का निर्माण करते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है और इसको ये किण्वन प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, बदल देता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है फ़ायदा यहाँ पर चमड़ा उद्योग में, ठीक है, जिसमें हम चमड़ा कमाना क्या होता है, देखिए चमड़ा कमाना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो जानवरों की खाल होती है उसमें से बाल और मांस को अलग करना चमड़ा कमाना कहलाता है। पशुओं की खाल से बालों को वसा हटाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखिए बालों को हटाने का काम कर रहे हैं और वसा जो भी फैट जमा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। इस क्रिया में बड़े बड़े हौज बनाए जाते हैं और उसमें खाल को सड़ने के लिए डाल दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया एक एंजाइम से प्रभावित करता है और खाल से बाल और मांस गलकर निकल जाता है। यह होता है चमड़ा कमाने की प्रक्रिया। प्रतिजैविक उत्पादन में प्रतिजैविक की अगर मैं बात करें, देखिए सबसे पहले तो देखिए कुछ जीवाणु अत्यंत महत्वपूर्ण औषधियाँ व विटामिन बनाने में काम आते हैं। ये किण्वन के द्वारा प्रतिजैविक का निर्माण करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, यहाँ पर नाम लिखा है स्ट्रेप्टोनोडेसिन। ये स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीगस के द्वारा, ये बैक्टीरिया का नाम है, इसके स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीगस बैक्टीरिया के द्वारा बनती है। एरिथ्रोमाइसिन ये आपकी बनते हैं स्ट्रेप्टोकोकस यूरीथ्रिड्स के द्वारा। फिर एक विटामिन है जिसका नाम है, ये विटामिन बी समूह का विटामिन है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो बनता है ये क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीलस, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीलियस। इस बैक्टीरिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। कुछ जीवाणु मनुष्य की आंतों के एंजाइम में भी होते हैं और क्या करते हैं, जो भी एंजाइम होते हैं खाना पचाने में मदद करते हैं। कुछ जीवाणु कहाँ होते हैं, मुंह के अंदर होते हैं और ये किसी भी बाहरी जो जीव होता है, जैसे कोई सूक्ष्म जीव होता है या कोई वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको मारने के काम में आते हैं। तो भोजन को पचाने में यहाँ पर मदद करने के लिए क्या होते हैं, कई सारे बैक्टीरिया मनुष्य की आंतों में भी पाए जाते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं जीवाणु से होने वाली, अब बात करते हैं जीवाणु से होने वाली हानि के बारे में।
दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो जीवाणु से होने वाली हानि है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भोजन की विषाक्तता के बारे में। भोजन की विषाक्तता, इसको अंग्रेजी में फूड पॉइजनिंग के नाम से जाना जाता है। जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम और स्टेफिलोकोकस भोजन को विषाक्त बना देते हैं। मतलब कि जो खाना आप कभी कभार देखा होगा, आपने जब बाहर खाना खाया होगा तो क्या होता है, वहाँ पर कई सारे जो होते हैं ना मक्खी और भी अलग अलग जो कीड़े होते हैं वो कई बार आके खाने पे बैठ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या होती है, हमें फूड पॉइजनिंग की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ जीवाणु जो होते हैं वहाँ पर आके उस खाने में पहुँच जाते हैं, जिसमें से दो प्रमुख कौन कौन से हैं, एक आपका हो गया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम और दूसरा कौन सा है, स्टेफिलोकोकस। ये दो जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग को कर सकते हैं आपके शरीर में। अब कई सारे रोगों के बारे में भी हमने पढ़ा होगा जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। जंतु और पादपों में अनेक जीवाणु जनित रोग हो जाते हैं, जैसे कि हैजा। हैजा के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार होता है इसका नाम है विब्रियो कोलेरी। कुष्ठ रोग आपने देखा होगा, कुष्ठ रोग हो जाता है कुछ लोगों के लिए, तो इसके लिए जो जीवाणु होता है वो आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके बाद तपेदिक, इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग हो जाते हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, और अभी आपको एक वीडियो मिलने वाला है जिसमें आपको मैं रोगों के बारे में बताऊंगा, उसमें भी ये सब मैंने आपको रिपीट करके दूंगा और बहुत ही ज़्यादा उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा। एक पादप का नाम है यहाँ पर, ठीक है। पादप की अगर मैं बात करूँ तो पादप में हम यहाँ पर आलू ले लेते हैं। आलू में आपने देखा होगा शैथिल्य रोग। शैथिल्य रोग का जो कारण होता है ये आपका होता है स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम। स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम ये क्या होता है, आलू में शैथिल्य रोग का कारक होता है। ये सभी जीवाणु जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट छोड़ रहे हैं। मृदा की उर्वरता में कमी भी होती है जीवाणुओं के द्वारा, जिसमें से सबसे प्रमुख होता है डिसल्फो विब्रियो। इसके द्वारा जो सल्फेट होते हैं उसको हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल दिया जाता है, जिसके कारण विसल्फीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। इसको अंग्रेजी में डीसल्फराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी देखिए सल्फर होता है वो किस में बदल गया, हाइड्रोजन सल्फाइड में। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो होती है वो पेड़ पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सल्फेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फेट जो हो रहा है वो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को याद रखिएगा, डीसल्फराइजेशन। थायोबैसिलस और माइक्रोबैसिलस नामक जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उड़ जाती है। इससे पौधों की नाइट्रोजन पूर्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जीवाणु थे उसके कारण हमें कुछ फ़ायदे हुए और कुछ नुकसान हुए। आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और कल आपको मैं ठीक 3 बजे नए वीडियो के साथ मिलूंगा मेरे चैनल पे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। कल मिलते हैं ठीक 3 बजे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।